फिल्म की शुरुआत में सेरी बताती है कि कैसे पहली बार जब उसने एक लड़के से अपने प्यार का इजहार किया तो वे दोनों एक कब्रिस्तान में खड़े थे। वह असल में 5 साल की बच्ची थी। बाद में सेरी ने स्कूल के एक लड़के को प्रपोज किया। वह लड़का भी सेरी को पसंद करता था, लेकिन प्रपोजल के अगले ही दिन उसका ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो गया। समय बीतने के साथ साथ सेरी में बदलाव दिखने लगे। अब उसके बाल पहले जैसे सीधे नहीं रहे, जबकि उसकी जुड़वा बहन के बाल अब भी बिल्कुल सीधे थे। यह देखकर सेरी को लगने लगा कि शायद ये बदलाव उसके पिता की वजह से घुंघराले बाल विरासत में मिले हैं। धीरे धीरे सेरी के मन में पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के लिए भावनाएं जागने लगीं। वह उसके लिए चोरी छिपे एक तोहफा भी तैयार करती है। लंबे इंतजार और हिम्मत जुटाने के बाद आखिरकार एक दिन वह अपने दिल की बात कहने का निश्चय करती है। लेकिन उसी दिन वह लड़का उनके घर आता है। दरवाजा खटखटाता है और सेरी से मिलने की बजाय उसकी बहन के साथ चला जाता है। उस कड़वे अनुभव के बाद सेरी ने मन ही मन कसम खा ली कि वह अब कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं कहेगी। लेकिन यह वादा तब टूट गया जब समुद्र तट पर उसकी मुलाकात किम ह्यून से हुई। सेरी उसे देखते ही अपना दिल हार बैठी। अगले दिन किम ह्यून स्कूल आता है। स्कूल के लगभग आधे स्टूडेंट को किम ह्यून पर क्रश है, लेकिन सबको हैरान करते हुए वह सीधे सेरी की ओर हाथ हिलाता है। यह देखकर सेरी चौंक जाती है, जबकि उसके दोस्त सुंगराय, सोल्जी और दाउल उसे हैरानी से देखते हैं। सेरी शर्माते हुए बताती है कि वह किम ह्यून से एक दिन पहले समुद्र तट पर मिली थी, जब वह स्विमिंग करने गई थी। समुद्र तट पर किम ह्यून सेरी से बात करता है क्योंकि उसे लगता था कि समुद्र तट पर वह जगह सिर्फ उसे ही पता है, लेकिन वह सेरी की गुप्त जगह भी थी। उसके बाद सेरी अपने दोस्तों के साथ मॉक परीक्षा की रैंकिंग देखती है। उसमें किम ह्यून का नाम 100 नंबर में होता है। इस वजह से उसे नाइट स्टडी हॉल में जाने की अनुमति मिलता है। स्कूल में यह अफवाह फैली हुई है कि अगर कोई उस नाइट स्टडी हॉल में किसी से अपने दिल की बात कहे तो उसका प्यार जरूर सफल होता है। लेकिन सेरी उदास हो जाती है क्योंकि उसके अपने ग्रेड इतने अच्छे नहीं हैं कि वह उस नाइट स्टडी हॉल में जा सके। उसके बाद देखते हैं प्लेग्राउंड में सेरी और उसकी सहेलियां किम ह्यून को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती हैं। वह खेलते समय लड़कियों के बीच घिरा रहता है और सब उसकी तरफ ही देखता है। सेरी ने तय किया कि उसे कुछ अलग करना होगा। वह कैंटीन से एक पानी का बोतल खरीदती है, उस पर अपना नाम लिखती है और ऑनर से कहती है कि ये किम ह्यून तक पहुंचा दे। लेकिन ऑनर हंसते हुए बता देती है कि आज तो कई लड़कियां किम ह्यून के लिए यही कर चुकी हैं। बाहर निकलते ही सी अपनी घुंघराले बालों वाली दोस्त इंजियोम से टकराती है। उसके हाथ में भी किम ह्यून के लिए पानी की बोतल होती है। स्कूल खत्म होने के बाद सेरी किम ह्यून से मिलने की उम्मीद से फिर से स्विमिंग करने जाती है। लेकिन स्विमिंग के दौरान युनसियोक नाम का एक लड़का उसका नेम बैज उठाता है और जब उसकी कमीज पानी में बहती है तो वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है। उसे तैरना नहीं आता और सेरी उसे बचाने के लिए जल्दी से आती है। वह उसे घसीटकर किनारे ले जाती है और सीपीआर देने के लिए नीचे झुकती है, लेकिन उसके होंठ को छूने से पहले ही वह अचानक जाग जाता है। सेरी गुस्से में और शर्मिंदा होकर उसे एक खींच के लगाती है। फिर भी अंदर ही अंदर उसे राहत है कि वह सुरक्षित है। अगले ही दिन वही लड़का युनसियोक सेरी के स्कूल और क्लास में जाता है। उस हादसे की वजह से उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है और दोनों तुरंत एक दूसरे को पहचान लेते हैं। टीचर उसका परिचय करते हैं और बताते हैं कि युनसियोक बड़ा है, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। सेरी पूरे उत्साह और अपनापन के साथ उसका स्वागत करती है, लेकिन वह बेरुखी से ठंडा चेहरा बनाए रखता है और बहुत कम बोलता है। अगली सुबह वह उसे प्लास्टर से जूझते हुए देखती है और मदद करने पर जोर देती है, हालांकि वह मना कर देता है। टीचर एक और छात्र सुंगराय को बेकार खड़े रहने के लिए डांटता है और उसकी जगह उसे मदद करने का आदेश देता है। बाद में सेरी को उसका नेम बैज न पहनने के लिए डांटा जाता है। वह झूठ बोलती है कि वह गायब हो गया होगा, हालांकि सच तो ये है कि वह अभी भी युनसियोक के पास है, जिसने उसे वापस नहीं किया है। दोपहर के भोजन के समय सेरी उसके दोस्त युनसियोक के लिए खाना लेकर आते हैं और उनकी ये दयालुता देखकर वह सचमुच हैरान रह जाता है। जब सब पूछते हैं कि क्या सेरी ने सचमुच उसे समुद्र तट पर बचाया था, तो युनसियोक चुप रहता है, लेकिन सेरी बीच में कूद पड़ती है और श्रेय लेने लगता है। सब मजाक करते हुए हंसती है और कहती है कि अब युनसियोक उस पर एहसानमंद है, उसके लिए खाना लाना चाहिए और उनके लिए आइसक्रीम लानी चाहिए। युनसियोक सबको आइसक्रीम खिलाता है। बाद में उसके दोस्त उसे एक नया नेमबैज देते हैं। युनसियोक असली वाला लौटा ही देता है, लेकिन जब वह किसी को यह कहते हुए सुनता है, हो सकता है जिसने तुम्हारा नेमबैज लिया हो उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह तुम्हें पसंद करता है, तो वह चुपचाप अपना हाथ वापस खींच लेता है। इस बीच सेरी एक बार फिर जोर देकर कहती है कि उसका दिल सिर्फ किम ह्यून के लिए है, मुझे वह पसंद है, किसी और के लिए कोई जगह नहीं है, वह कहती है। जैसे ही वह अपनी बात खत्म करती है, अचानक एक गेंद उसकी ओर उड़ती है। वह उसे लगती है, लेकिन आखिरी पल में गिरने से बच जाती है और उसके पीछे वहां जो खड़ा है वह किम ह्यून है, जो सीधे उसकी ओर आ रहा है। किम ह्यून ने गलती से सेरी को गेंद मार दी
तो उसने तुरंत माफी मांगी और चिंता जताई, जबकि सेरी ने शर्म और घबराहट में अपनी नजरें नीची कर लीं। उसके दोस्तों ने तुरंत मजाक उड़ाया कि उसने जानबूझकर उससे बात करने का मौका पाने के लिए ऐसा किया होगा। हालांकि यूनसियोक को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्लासरूम में वापस आकर सेरी के दोस्तों ने बताया कि इंजियोंग के बाल किसी तरह फिर से बिल्कुल सीधे हो गए थे। हैरान, सेरी खुद देखने के लिए अगली क्लासरूम में भागी। ये सच था, और ये वही था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। जब उसने पूछा तो उसे पता चला कि इंजियोंग ने सियोल का मैजिक स्ट्रेट पम्प पार्लर में 2 लाख वान की महंगी कीमत पर उसके बाल सीधे करवाए थे। जिज्ञासा और उम्मीद से भरी सेरी अपनी सहेलियों के साथ पार्लर जाने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि सेरी के बाल स्वाभाविक रूप से बहुत घुंघराले थे। दुकान की मालकिन जंगमी ने उसे भरोसा दिलाया कि इन्हें आसानी से बदला जा सकता है। घर लौटने पर सेरी ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल कर गिनी, लेकिन वह रकम बिल्कुल भी काफी नहीं थी। टूटा हुआ दिल लिए वह फिर पार्लर के बाहर आकर खड़ी हो गई। तभी अचानक उसने सुना कि इंजियोंग दुकान की मालकिन को माँ कहकर पुकार रहा है। उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। अगले दिन स्कूल के बाद उसने पार्लर के ठीक बाहर उससे टकराने का नाटक किया और यूं ही पूछ लिया कि वह वहाँ क्या कर रहा है। उसने बताया कि सैलून उसकी माँ का है। बिना किसी हिचकिचाहट के सेरी अंदर भागी, खुद को उसकी करीबी दोस्त बताया और उसकी माँ को याद दिलाया कि उसने एक बार समुद्र तट पर उसकी जान बचाई थी। उसने स्कूल में उसकी देखभाल करने का वादा किया और बदले में उसने संकेत दिया कि वह उसके बाल सीधे करवाना चाहती है। उसकी माँ मुस्कुराई और मान गई, लेकिन केवल तभी जब उसकी प्लास्टर उतर जाएगा। इसके बाद सेरी यूनसियोंग को घर छोड़ती है और उसे स्कूल ले जाती है। साथ ही यूनसियोंग की हर तरह से मदद करती है, यहाँ तक कि उसने पार्लर के प्रचार के लिए पर्चे बांटने में इंजियोंग की माँ की मदद भी की। एक दिन बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए सेरी यूनसियोंग को अपने पिता के हांगिल के स्टोरेज यूनिट में ले जाती है और उसे अपने पिता के कपड़े पहनने को दिया। अंदर उसकी कॉमिक पुस्तकों के ढेर लगे थे। जब उसने पूछा कि क्या उसे पढ़ना पसंद है, ये जानकर कि यूनसियोंग ने कभी कॉमिक्स नहीं पढ़ी हैं, जिससे वह हैरान रह गई। उसने उत्सुकता से उसके लिए अपनी पसंदीदा किताबें चुनी और उसे ताले का पासवर्ड भी दिया ताकि वह कभी भी आ सके। स्कूल में सेरी का मिशन है कि वह अपने दोस्तों की मदद से किम ह्यून का दिल जीतने के लिए 1000 ओरिगेमी बनाए। मान्यता है कि अगर कोई स्टडी हॉल में प्रपोज करता है तो प्यार सच्चा होता है। जब इंजियोंग ने उसकी योजना सुन ली तो उसने चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन सेरी ने उसे रोक दिया, ये कहते हुए कि उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसे पहले दिन से उसके बाल सीधे करने में मदद करनी थी। वह रुका और उसके साथ ओरिगेमी मोड़ने लगा। बाद में सेरी ने अपनी क्लासमेट सांगचियोल से शाम के सेल्फ स्टडी रूम में उसके साथ बैठने के लिए अदला बदली करने के लिए मनाने की कोशिश करती है ताकि वह किम ह्यून को प्रपोज कर सके, लेकिन वह नहीं मानता, क्योंकि केवल टॉप 100 छात्रों को ही स्टडी हॉल में प्रवेश मिलता है और किम ह्यून उनमें से एक है। लेकिन सांगचियोल सेरी पर भड़क उठा। तुम्हें लगता है कि वहाँ अपनी गलती स्वीकार करने से वह तुम्हें पसंद करने लगेगा? क्या तुम्हें लगता है कि किम ह्यून अंधा है? तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, अपना समय बर्बाद मत करो। उसके कठोर शब्दों ने उसकी आत्मा को कुचल दिया। उस शाम सेरी आंसुओं के साथ इंजियोंग को घर छोड़कर चली गई। उसने ओरिगेमी मोतियों का जार उसके पास छोड़ दिया, फिर मुड़कर चुपचाप चली गई। उसके बाद में जब वह अपने पिता के गोदाम में लौटी तो उसने पाया कि दरवाजा खुला है। अंदर इंजियोंग कॉमिक्स पढ़ रहा था, लेकिन सेरी अभी भी अपने सपने से चिपकी हुई थी। सेरी ने कहा कि वह किम ह्यून को तभी प्रपोज करेगी जब उसके बाल सीधे हो जाएं, ये मानते हुए कि केवल तभी वह उसे पसंद करेगा। फिर सियोक ने ओरिगेमी मोतियों से भरा एक जार निकाला जो वह पिछले कुछ दिनों से उसके लिए चुपके से मोड़ रहा था। सेरी दंग रह गई जब उसने पूछा कि इन मोतियों का असली मतलब क्या है। उसने धीरे से जवाब दिया, इनमें मेरी, तुम्हारी और मेरे सभी दोस्तों की भावनाएं हैं। अगर किम ह्यून मुझे अस्वीकार भी कर दे तो भी मैं इस जार को हमारे साथ बिताए समय की याद के रूप में रखूंगी। अगले दिन सेरी यह देखकर खुश होती है कि यूनसियोंग का पैर ठीक हो गया है और वह बिना बैसाखी के चल सकता है। उसकी माँ ने उसे अपना वादा याद दिलाया कि उसके ठीक हो जाने पर वह आखिरकार अपने बाल सीधे कर सकेगी। सेरी मुस्कुराई, लेकिन एक दिन इंतजार करने का फैसला किया। स्कूल में मॉक परीक्षा के परिणामों के भीड़ जमा हो गई। स्कूल में यूनसियोंग ने पहला स्थान हासिल कर लिया। अब वह सेरी के साथ अपनी जगह बदलने के लिए तैयार है। लेकिन बुरी खबर ये है कि किम ह्यून अब स्टडी हॉल का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि वह 100 छात्रों की सूची में शामिल नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा था जैसे नियति एक बार फिर सेरी की जिंदगी से खेल रही हो। अगले दिन सेरी के घर एक पड़ोसी आया जो उसकी माँ से बातचीत से ये पता चलता है कि यूनसियोंग के पिता सियोल के एक मशहूर अस्पताल में ऊंचे पद पर प्रोफेसर हैं। इतना संपन्न परिवार यहाँ क्यों आने को मजबूर होगा? पड़ोसी ने दर्दनाक सच्चाई बताई। लेकिन साथ ही यह भी सामने आता है कि वे बेहद असहनीय और दुर्व्यवहारी स्वभाव के हैं। वह जंगमी से गहरी ईर्ष्या करते हैं और यूनसियोंग से हमेशा निराश रहते हैं। अपने पिता के इस रवैये और दबाव से तंग आकर
युनसियोक ने तय कर लिया कि वह CSAT परीक्षा नहीं देगा। पास बैठी सेरी सब कुछ सुन रही थी और उसका दिल दहल गया। उस शाम अपने पिता के गोदाम के पास से गुजरते हुए सेरी ने देखा कि बत्ती जल रही है। अंदर उसने अपने पिता को इंजियों के साथ इंस्टेंट नूडल्स बांटते देखा। उसके पिता ने उसे एक डिस्पोजेबल कैमरा भी दिया, ये कहते हुए कि अंदर और भी बहुत कुछ है और वह जब चाहे उनका इस्तेमाल कर सकता है। अगली सुबह स्कूल में सेरी ने आने वाली पिकनिक के बारे में एक पोस्टर देखा। किम ह्यून को प्रपोज करने के लिए सेरी एक नई योजना बनाती है। जब वह और उसकी सहेलियां योजना पर चर्चा कर रही थीं, ह्यून वहां से गुजरा। हमेशा की तरह उसने सेरी की ओर हाथ हिलाया और एक बार फिर उसका दिल नाच उठा। उसके बाद देखते हैं पार्टनर डॉजबॉल खेल के दौरान इंजियोंग और किम ह्यून एक टीम बनते हैं, जबकि सेरी और युनसियोक दूसरी टीम। खेल के आखिरी पलों तक युनसियोक हर कदम पर सेरी की रक्षा करता है, लेकिन जब किम ह्यून की ओर आखिरी गेंद फेंकी जाती है तो सेरी अचानक बीच में आ जाती है और खुद को चोट पहुंचा बैठती है। यह देख सब हैरान रह जाते हैं। गुस्से और झुंझलाहट में युनसियोक मैदान छोड़कर चला जाता है। घर लौटने पर सेरी को 2 वॉइस मैसेज मिलते हैं। पहला किम ह्यून का, जिसमें वह उसकी ब्लॉक करने की बहादुरी की तारीफ करता है, और दूसरा युनसियोक का, जिसमें वह उसे समझाता है कि वह नाराज नहीं है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। अगले दिन सेरी पार्लर गई जहां सियोक की मां ने उसे उसके बाल धोने के लिए कहा। दोनों को स्थिति की निकटता में अजीब लगा, लेकिन जब सियोक ने गलती से शैम्पू से पहले कंडीशनर लगा दिया तो उसकी मां ने उलझन में डाल दी। वह बेहतर जानता था, उसने ऐसी गलतियां कभी नहीं की। उसने माफी मांगा और सेरी को उसकी भावनाओं पर शक होने लगा। स्कूल पिकनिक आ गई। जैसे ही बस भर गई, सेरी सीधे चमकदार बालों के साथ बस में चढ़ा, जिसने सभी को दंग कर दिया। पीछे बैठा सियोक चुपचाप देख रहा था, उसका मूड उदास था। सेरी ने ध्यान से कागज के मोतियों का अपना जार किम ह्यून की सीट पर रख दिया। कैंपसाइट में रात में समूह चुपके से निकल जाता है और जगह को रोशनी और कालीनों से सजा देता है। सुंगराय किम ह्यून को उस स्थान पर ले आता है। उसने उसके सीधे बालों की तारीफ की, मोतियों के जार की तारीफ की और उसे बचाने के लिए फिर से शुक्रिया अदा किया। फिर किम ह्यून ने उस समुद्र तट का जिक्र किया जहां दिन भर, ये कहते हुए कि सिर्फ वे दोनों ही इसके बारे में जानते हैं। सेरी जम सी गई। उसे नहीं पता था कि सियोक भी वहां था। उसी पल सियोक का दिल बैठ सा गया। उसने सियोक को चुपचाप जाते हुए देखा। युनसियोक अपने सहपाठियों के पास चला जाता है। सेरी ने किम ह्यून की ओर देखा और स्वीकार किया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें आज रात यहाँ प्रपोज करने के लिए लाई हूँ। लेकिन जब मैं यह बोलने वाली थी तो मैं किसी और के बारे में सोचती रही। मेरा मानना था कि किसी की नजरों में पसंद किए जाने, सुंदर बनने के लिए मुझे खुद को बदलना होगा। लेकिन जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे कभी बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती। मैं बस खुश रह सकती हूँ। जिस व्यक्ति के बारे में उसने बात की थी वह कोई और नहीं बल्कि युनसियोक था। सेरी समूह में वापस आ गई। उसके दोस्त यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या उसका प्रपोज कामयाब हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसकी नजरें चुपचाप युनसियोक पर टिकी रहीं। अगले दिन युनसियोक इस बात से अनजान कि असल में क्या हुआ था, हर मोड़ पर सी से बचता रहा। उस रात उसने गोदाम में रोशनी चमकती देखी। वह बाहर झिझक रहा था, अपनी ही भावनाओं में उलझा हुआ। आखिरकार अंदर आया, ये जानते हुए कि सेरी वहां इंतजार कर रहा होगा। गोदाम के अंदर मेज पर सी ने चुपचाप जुक के लिए नई किताबें तैयार कर रखी थीं। दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। किसी की भी चुप्पी तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार सेरी उसकी ओर मुड़ी और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें जानने की उत्सुकता नहीं है कि प्रपोज में क्या हुआ था? क्या तुम जानना नहीं चाहते? सेरी ने बताया कि ह्यून को प्रपोज नहीं किया था। युनसियोक ने हैरान होकर पूछा, क्यों? सेरी ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। जिससे युनसियोक खुश हो गया, लेकिन दूसरों को नहीं बताना चाहती। मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती। जब स्कूल की प्रवेश परीक्षा आए तो मेरे लिए एक बड़ी तोहफा खरीद देना। शायद इससे मुझे बेहतर करने में मदद मिले। अगले दिन स्कूल में सेरी का दिल थोड़ा बैठ गया जब उसने युनसियोक को घुंघराले बालों वाली लड़की युनसियोक के साथ बातें करते देखा। ईर्ष्या की एक झलक उसके मन में आई, हालांकि उसने इसे छिपाने की कोशिश की। उस रात सियोक की मां ने सोफे पर एक बड़ा सा तोहफा रखा देखा। जब उसने इसके बारे में पूछा तो सियोक ने बताया कि सेरी ने उसे एक बहुत बड़ी तोहफा खरीदने के लिए कहा था। फिर उसने अपनी मां को बताया कि वह अगले साल कॉलेज की CSAT परीक्षा देना चाहता है। उसकी मां ने उसे याद दिलाया कि उसने एक बार कहा था कि वह परीक्षा नहीं देना चाहता। इसके तुरंत बाद सियोक सेरी के घर गया और उसके लिए वह बड़ा सा तोहफा उपहार लाया जिसकी उसने मांग की थी। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, सेरी ने किसी हिचकिचाहट के पूछा, वह इंजियोंग हंस हंस के बात क्यों कर रही थी, तो जो ने बताया हम पुराने स्कूल से दोस्त हैं। फिर उसकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देते हुए वह चला गया। जिस दिन सेरी परीक्षा केंद्र पहुंची, युनसियोक ने टेडी बियर की तरह कपड़े पहने, सेरी को गले लगाया और शुभकामनाओं के लिए एक स्नो ग्लोब दिया।
अब आगे देखते हैं। एग्जाम के अगले दिन सब केक खाने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन सेरी ने खुद को ये कहते हुए माफ कर दिया कि उसे अपनी माँ की मदद करनी है। यूनसियोक ने यह भी दावा किया कि उसके घर पर काम थे। दोनों वहां से निकल जाते हैं। उसके दोस्त को संदेह होता है और यूनसियोक और सेरी का पीछा करता है और उन्हें पता चलता है कि वे डेटिंग कर रहे हैं। उन्होंने सेरी और सियोक को चुपके से मिलते हुए पाया। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। बाद में सेरी और सियोक उस समुद्र तट पर लौट आए जहां वे पहली बार मिले थे। सेरी ने उससे पूछा कि वह उस दिन समुद्र में क्यों कूद गया था। उसकी आंखें गहरी हो गईं जब उसने बताया कि वह बहुत दुखी था। धीरे से उसने उसे वह नेम प्लेट थमा दी। सियोक उसने अब तक संभाल कर रखा था और बताता है कि उसने उसे उस व्यक्ति की याद में रखा था जिसने उसे बचाया था। उसने धीरे से उसका हाथ थामा, उसकी आंखों में देखा और कहा कि वह उससे प्यार करता है। दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था कि घर लौटना पर उनके हाथ तब तक एक दूसरे से चिपके रहे जब तक सेरी ने झुककर उसके होठों पर एक शर्मीला चुंबन नहीं दे दिया। सेरी शर्मा के लाल हो गई थी, लेकिन उसका दिल शांत था। यूनसियोक ने कहा, हम रविवार को मिलते डेटिंग के लिए। घर वापस आकर सियोक की माँ ने उसे बताया कि रविवार को उसे नया हेयर ड्रायर लेने सियोल जाना है। उसने पूछा कि क्या उसे साथ चलने की जरूरत है, लेकिन उसने उसे दुकान की देखभाल के लिए वहीं रुकने को कहा। अगले दिन सेरी ने एक परिवार पिकनिक रखी। जाने से पहले वह सियोक को फोन करना नहीं भूली और बातचीत के दौरान वह उसे रविवार के बारे में याद दिलाती रही जिस दिन उन्होंने डेट करने का वादा किया था। उसके ठीक बाद सेरी ने अपने करीबी दोस्तों को बुलाया। उसने उनसे समुद्र तट पर यूनसियोक के सामने अपने बड़े इकरारनामे की तैयारी में मदद करने को कहा। आखिरकार वह खास रविवार आ ही गया। जब सेरी के दोस्त जगह को सजाने में व्यस्त था, तब सेरी और सियोक पहले ही पहुंच चुके थे। यह देखकर सभी लोग योजना के अनुसार जल्दी जल्दी अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। थोड़ी दूर खड़ी सेरी ने अपने दोस्तों को रुकने का इशारा किया, लेकिन वे उसका मतलब नहीं समझ पाए। ठीक उसी समय सियोक को किसी का मैसेज आया और कहा, एक कॉल करना है, इमरजेंसी है। फोन करने के लिए सियोक अलग हट गया। उसी समय सियोक को एक संदेश मिला। उसका चेहरा उदास हो गया। उसकी माँ अस्पताल में भर्ती थी। सेरी से माफी मांगते हुए वह सियोल चला गया। अस्पताल में सियोक ने अपनी माँ को बेहोशी की हालत में पाया और उसके पिता उनके पास बेरुखी से खड़े थे। उसके पिता ने दावा किया कि वह सीढ़ियों से गिर गई थी। फिर चिंता जताने के बजाय उन्होंने उन पर ही दोष मर दिया और कहा कि उन्होंने सियोक की पढ़ाई बर्बाद कर दी और एक माँ के रूप में नाकाम रहीं। सियोक ने अपनी मुट्ठियां बांध ली। उसको यकीन था कि उनके पिता झूठ बोल रहे हैं और उन्हें यकीन था कि उनकी माँ को धक्का दिया गया है। उनके पिता ने उनके गुस्से को नजरअंदाज किया और उन्हें घर जाने का आदेश दिया। दिन बीतते गए और कोई भी सियोक से संपर्क नहीं कर सका। जब सेरी और उसके दोस्त उसके घर गए तो उन्होंने दुकान बंद देखी और उस पर किराए का बोर्ड लगा हुआ था। उलझन और चिंता में सेरी को याद आया कि उसके पिता सोल नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर है। हताश होकर सेरी शहर के लिए निकल पड़ी। अस्पताल में उसने मरीज जंगमी के बारे में पूछा और उसे उस कमरे के पास जाकर बातचीत सुनी। सियोक के पिता ने अपनी पत्नी और बेटे से बेरुखी से कहा कि वे तुरंत अमेरिका जा रहे हैं। अगर वे फिर घर लौट भी गए तो कभी भी उनकी पकड़ से नहीं बच पाएंगे। माँ और बेटे के चेहरों पर आंसू बह रहे थे। कोई भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन दोनों बेबस थे। दरवाजे के बाहर खड़ी सेरी हर शब्द सुन रही थी। यूनसियोक से मिले बिना सेरी बाहर जाती है। उस रात सेरी ने एक पब्लिक फोन इस्तेमाल करती है और गलती से एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है जिसमें मैसेज रहता है कि उसे यूनसियोक की बहुत याद आ रही है। शांत होने के बाद सेरी एक और वॉइस मैसेज छोड़ देती है जिसमें ब्रेकअप करने की बात कही गई है। सेरी ने कहा, मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ एक दोस्त के तौर पर देखा है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें कोई गलतफहमी न हो। अब हमें एक दूसरे से दोबारा मिलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। यह उसके दिल की चाहत नहीं थी, बल्कि हालात की मजबूरी थी। वह जानती थी कि उसके बेटे की जिंदगी पहले ही मुश्किलों से घिरी है और वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वो सब कुछ खो दे। उस रात सेरी चुपके रोती रही, क्योंकि उसे पता था ये वही आखिरी लम्हा है जब वह उस लड़के से बात कर पा रही थी। वह लड़का जिससे वह बेइंतहा मोहब्बत करती थी। हालांकि यूनसियोक सेरी के कॉल का जवाब नहीं दे रहा है, फिर भी वह सभी वॉइसमेल सुनता है। कुछ दिनों बाद अगले सीन में देखते हैं, स्कूल का समारोह हुआ। अब सेरी ग्रेजुएट हो चुकी है। अपने होम रूम टीचर से सम्मान के साथ पुरस्कार की उपाधि प्राप्त की, लेकिन यूनसियोक की याद में उदास है। अपनी यादों का बोझ ढोते हुए स्टोरेज यूनिट में पहुंचती है, वह जगह जहां उनके सारे साथ बिताए पल मानो समय में जम गए हों। किताबों की अलमारी में उसे एक नोटबुक मिली जो यूनसियोक छोड़ गया था। उसके कवर पर उसकी लिखावट में लव क्रॉनिकल लिखा था। अंदर उसे अपनी और अपने दोस्तों की एक के बाद एक तस्वीरें मिली। हर तस्वीर में सेयाक ने उसके हाव भावों को कैद करते हुए छोटे छोटे नोट्स लिखे थे। चाहे वो खुश हो या उदास, हंस रही हो या रो रही हो,
उसे उससे जुड़ी हर चीज पसंद थी। इसलिए नहीं कि वह परफेक्ट थी, बल्कि इसलिए कि वह सेरी थी। वह सिर्फ वही लड़की थी जिसने कभी उसे समुद्र तट पर बचाया था। वह वही थी जिसने उसे उसके जीवन के अंधेरे से बाहर निकाला था, जिसने उसे उसके अपने बुरे सपनों से बचाया था। एक समय उसने उसके नाम के टैग को ऐसे थामे रखा था मानो वह उसकी जीवन रेखा हो। लेकिन अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका नाम, उसकी उपस्थिति उसके दिल में बस गई थी। जैसे जैसे सी नोटबुक का हर पन्ना पलटती गई, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। एक खूबसूरत प्यार उसके सामने बिखर गया था। अब सेरी और बाकी लोग कॉलेज में हैं, लेकिन वे अब भी करीब हैं। उनमें से एक ने सेरी के लिए एक ब्लाइंड डेट तय की है, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं है। समुद्र तट पर सेरी को एक ब्लाइंड डेट वाले व्यक्ति का फोन आता है, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज ने उसका नाम पुकारा, जो कोई और नहीं बल्कि युनसियोक ही निकलता है। सेरी आगे दौड़ी और उसे गले लगा लिया, सिसकते हुए माफी मांगी। उसने कबूल किया कि उसने झूठ बोला था, कि उसने जो कड़वे शब्द कहे थे उनका कोई मतलब नहीं था। उसने उसे कभी याद करना बंद नहीं किया था, कभी उससे प्यार करना बंद नहीं किया था। बेशक युनसियोक समझ गया था। शांत आंखों से उसने अपने बैग में हाथ डाला और कागज के मोतियों से भरा एक जार निकाला। उसने बताया कि हर एक मोती उसकी एक याद, ऐसे पल थे जिन्हें वह कभी नहीं भूलना चाहता था। उनके दोस्त, जो पास में छिपे थे, इस खूबसूरत जोड़े के कपल का जश्न मनाते हुए, जयकार करते हुए बाहर भागे। अंत में युनसियोक सेरी से पूछता है कि क्या वह उसके साथ फिर से डेट पर जाने को तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसका आनंद ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।